कहाँ पे डाउट? 58। जनरल इसके बाद वाला ये क्वेश्चन, इसको नॉर्मल फॉर्म वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला? ये ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म कितना कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। RHS में मुझे क्या चाहिए? तो -5 को नीचे ले, 2x -5 -3y -5 = 1। तो RHS तो मैच कर गया। अभी x को अकेला करना है और x के नीचे एक मुझे कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो ये x को अकेला करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 2 को 5 के नीचे ले आऊंगा और ये हो जाएगा -5/2। ऑब्वियसली चलता है। A/B x/y क्या होता है? इसको इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते ना, ये उसका उल्टा किया। समझ आया? ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे, देयर इज नो अदर वे। इट्स अ लेजिटिमेट मैथ्स मूवमेंट। ऐसे नहीं, मैंने अपने आप से किया। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि आप 2 को ऊपर ले जा सकते थे, उल्टा है उसका। ठीक है, चलिए फाइन, ये डाउट है? ओके, हाँ बोलिए। पेज 76। ये वाला क्वेश्चन क्या डाउट है एग्जैक्टली? किसी पर्टिकुलर स्टेप में डाउट है? इन लोगों का सब 1/3 है। देखिए ये tan 30 है यहाँ पे, यानी 1/√3। मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना, राइट? प्लस लेके सॉल्व किया तो m = इंफिनिटी आ रहा था, बेसिकली नॉट डिफाइंड। वो तो आ रहा है, लेकिन m = √3 आ रहा है। हाँ, और हमारा 1/3 है। हमारा क्लास में 1/√3 आया था। हाँ, तो वो गलती कर दी होगी कैलकुलेशन। तो फिर हमारा जो है वो सही है। अच्छा, यू मीन टू से ये √3 जो आ रहा है ये गलत है? हाँ, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। यहाँ पे काफ़ी सोल्यूशन में ऐसी गलतियाँ रहती है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लो m की करेक्ट वैल्यू क्या है, वो डाल देना। ठीक है, और एक हाँ बोलिए। पेज 82। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 1 - 10, ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैंने दोनों सोर्स नॉट डिफाइंड है। Find the equation of the line through which makes an angle with the lines which make equal angles. Okay. इसका जो हमने रफ फिगर ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ किया था, ये थीटा, ये थीटा, राइट? इन इसका इक्वेशन गिवन है, इसका इक्वेशन गिवन है। इसका मैंने स्लोप कितना किया था, m ले लिया था। इसके साथ इसका एंगल निकाला था तो ये वाला आया था। इसके साथ इसका एंगल निकाला था तो ये आया था।
कल हमने डिस्कस किया था कि मॉड हटाएंगे तो दो ही इक्वेशन बनेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ये प्लस वाला इक्वेशन है, ये माइनस वाला इक्वेशन है। प्लस वाले इक्वेशन के साथ एम स्क्वायर प्लस 1 जीरो आ रहा है, यानी एम नॉट डिफाइंड भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है इमेजिनरी, तो इसलिए इसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड होना अलग चीज़ है, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करते। और इससे एम ये आ रहा है, एम की दो वैल्यू आ रही है -3 और 1/3। ठीक है, तो आपका अगर एम नहीं आ रहा है इससे करेक्टली तो कैलकुलेशन में शो होगा, वो चेक कीजिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? एनीथिंग एल्स? ओके। ठीक है, आज हम फैमिली ऑफ लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। फैमिली ऑफ लाइंस हो या किसी भी कर्व का फैमिली हो, फैमिली ऑफ सर्कल्स हो सकता है, आगे जाके फैमिली ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आते हैं। जो उसका फंडामेंटल डेफिनेशन होता है ना, फैमिली ऑफ लाइंस से ही समझते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस क्रिएट करने के लिए, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब क्या, मतलब फैमिली टर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लाइन है उसके सिमिलर और कितने लाइंस हो सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, एक तरह से एक तरह का दिखने वाले टाइप्स। तो फैमिली ऑफ लाइंस के लिए हमें मिनिमम 2 लाइंस तो चाहिए, वी एटलीस्ट नीड 2 गिवन लाइंस। ठीक है, एक लाइन गिवन है मुझे L1 और दूसरा लाइन गिवन है L2। ठीक है, इन दोनों गिवन लाइन एंड दे शुड बी नॉन पैरेलल, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी लाइंस गुजरेंगे दे आर कॉल्ड फैमिली ऑफ दीज 2 लाइंस, L1 एंड L2। ये होता है फैमिली ऑफ लाइंस। समझ आया? डेफिनेशन समझ आया? 2 लाइन लीजिए, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी और लाइन गुजार दीजिए, वो होता है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, given any 2 lines L1 L2, all the lines passing through their point of intersection constitute family of lines। ठीक है, और फैमिली ऑफ लाइंस को हम दिखाते कैसे हैं? इफ एनी, हाँ, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में फैमिली ऑफ लाइंस का कोई भी इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये L1 लाइन का इक्वेशन है, यानी पहली लाइन का इक्वेशन, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है, उसको लैम्डा टाइम्स करके ऐड कर देते हैं पहले लाइन में, तो ये मेरा फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 डालते जाइए, या फिर 0 -1 -2 कुछ भी, फ्रैक्शनल भी। ठीक है, कुछ भी नंबर डालते जाइए, आपको नए नए इक्वेशन मिलेंगे। जो इक्वेशंस होंगे ना वो सारे फैमिली ऑफ लाइंस होंगे। क्यों? क्योंकि ये L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 है, वहां से गुजरेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, कई क्वेश्चन में यूज आता है। वहां पे फैमिली ऑफ लाइंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है आप ना लगा सके, लेकिन आप लॉजिकली समझे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, उस पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन। इट्स अ कांस्टेंट। जैसे कि एक मान लीजिए मेरे पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक लाइन है x प्लस वाई, चलो 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए 1 and 2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। तो ये 1 and 2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ मोर लाइंस व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं कैसे लिखूंगा? आई जस्ट राइट, आई विल पिक द L1 दैट इज x प्लस वाई माइनस 1,
इसको यहाँ पे RHS में 0 होना चाहिए, प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला लिखूंगा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग डालता रहूंगा। जैसे मैं 1 डालूंगा तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई ऐड करके, वो ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा। अब 2 डालेंगे एक और नया इक्वेशन बनेगा, वो ऐसा लाइन होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा। 3 डालिए, -1 -2 कुछ भी डालते रहिए, ठीक है। दैट्स द मीनिंग ऑफ फैमिली ऑफ लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बाकी कोई भी लाइन गुजार सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? ओके। Any line through intersection of point 2x plus y plus 3 equal to 0 and this will have equation in the form ये। अभी जो हमने डिस्कस किया ये दूसरे और इक्वेशन के साथ डिस्कस किया। ये पहले लाइन का इक्वेशन है, फिर एक लैम्डा वैल्यू डाला गया, फिर ये दूसरे लाइन का इक्वेशन, ठीक है। आप इस चीज का भी ध्यान दीजिए कि अदर वे राउंड भी आप रीड कर सके, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है, मान लीजिए इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, लैम्डा की कुछ वैल्यू दी हुई है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके दिया है, आप उसको सेग्रीगेट करके ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन क्लेम कर सकते हैं इन दोनों लाइंस के फैमिली को बाकी लाइंस बिलोंग करते हैं। उल्टा भी रीड करना आना चाहिए। आपको 2 लाइन दिया है, आपने उससे फैमिली ऑफ लाइंस क्रिएट कर लिया। आपको फैमिली ऑफ लाइन दिया होगा लेकिन ऑब्वियस फॉर्म में नहीं दिया होगा कि ये फैमिली ऑफ लाइन से, नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उससे वो 2 लाइन के इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बाकी लाइंस गुजर रहे हैं, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू रीड बोथ द साइड्स। गॉट इट? ये देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन द फॉर्म दिस, इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन प्रेजेंट है, देन फॉर श्योर इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। जो मैं दूसरा पॉइंट कह रहा था कि अदर वे राउंड आप रीड करना चाहिए आपको, कि अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको इस फॉर्म में दिया है, देन इन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उस पॉइंट से बाकी लाइन गुजर होंगे, मतलब ये फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज है 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो बाकी लाइन गुजरते हैं दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में, अच्छा एपी याद है आप लोगों को, एक एक करके बढ़ता रहता है। अगर 3 टर्म्स दिया है एपी के तो उसमें रिलेशन क्या हो सकता है, याद है? यस, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये रिलेशन लिख सकता हूँ, राइट? ये लिख के रखता हूँ। देन इफ ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, अच्छा वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बताता हूँ मैं आपको। देन द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज दिस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। फिक्स पॉइंट से कौन से लाइंस पास कर सकते हैं? जो एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ लाइंस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसको L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 नॉट, हाँ 0 चलो, इस फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट मीन्स ये एक फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये हमेशा एक जो इनके इंटरसेक्शन वाला फिक्स पॉइंट होगा उससे पास करेगा, दैट इज फॉर गारंटी, ठीक है। अब समझते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल स्ट्रेट लाइन। वेरिएबल स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन लिखा है इसमें ए बी सी 3 अननोन्स है, ठीक है, और ए बी सी का ये मुझे कंडीशन दिया हुआ है, दे आर इन एपी।
अब कंडीशन के हिसाब से देखिए ए बी सी के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। एक वैल्यू क्या हो सकता है 135, एपी में 135, तो मैं यहाँ पे 135 डालूंगा तो सेटिस्फाई होगा, तो 135 में डाल के एक इक्वेशन बना सकता हूँ। फिर एक हो सकता है 246 से ये सेटिस्फाई होगा, 246 डालूंगा तो एक और इक्वेशन बन जाएगा। लाइक और क्या बन सकता है 369, वो भी एपी में, वो ये सेटिस्फाई करेगा, तो 369 यहाँ पे भी डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आप 10, 15, 20 कितने भी आप ऐसे कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लाइंस के, तो मल्टीपल लाइंस की इक्वेशन बन सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं, बस डेफिनेशन है, इसका कुछ इंपैक्ट नहीं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन में करना है क्या ये समझिए। फिर से रीड करता हूँ, एबीसी आर इन एपी। ठीक है, एबीसी का रिलेशन दे दिया। प्रूव दैट द वेरिएबल स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज दिस। एक इक्वेशन दिया है मुझे लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। मतलब इसके जो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे ना, यहाँ पे एबीसी के अलग अलग वैल्यू चूज करके, वो सारे इक्वेशन एक फिक्स पॉइंट से तो पास करेंगे। एक ऐसा फिक्स पॉइंट है कि मैं एबीसी के अलग अलग वैल्यूज डाल के अलग अलग इक्वेशंस बनाऊंगा, वो सारे एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जहां से पास करेगा। दैट इज द क्वेश्चन। वो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? अगर मैं प्रूव कर दूं, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस के फॉर्म हो गया। दैट मीन्स ये हमेशा इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करेगा, जो भी यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का, वो मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए ये 3 अननोन्स हैं। इन 3 अननोन्स में से ना एक अननोन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सिर्फ 2 अननोन में आना चाहिए। 3 अननोन में से एक अननोन को मैं एलिमिनेट करूंगा ये वाला कंडीशन यूज करके, जो कंडीशन मुझे गिवन है। इससे मुझे b की वैल्यू मिल जा रही है a प्लस c/2। b को रिप्लेस कर दूंगा तो ax प्लस a प्लस c/2 y टाइम्स प्लस c इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो a और c, इन दोनों को सेग्रीगेट करने पे, इन दोनों को एक साथ ले आता हूं। ठीक है, उसके लिए पहले मैं खोलूंगा ब्रैकेट ax a/2y प्लस c/2y प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ आया सबको? क्या किया मैंने? बस ब्रैकेट खोला। अब a और c को एक साथ लिखूंगा मैं। हाँ, इसमें से a कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस y/2 a। ठीक है, इन दोनों में से c कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा y/2 प्लस 1 c इक्वल टू 0। अब देखिए ये धीरे धीरे ना L1 प्लस लैम्डा L2 का शेप ले रहा है, बट इट इज स्टिल नॉट क्वाइट देयर, क्योंकि इसमें L1 के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट पूरा हमने L2 पे ही डाला होगा। तो यहाँ का जो कांस्टेंट है, क्या मैं उसको डिवाइड करके दूसरे वाले टर्म के नीचे ले जा सकता हूँ? यानी पूरे इसको मैं a से डिवाइड करूंगा और RHS को भी ऐसे करना पड़ेगा डिवाइड। सो अगर इसको पूरे को मैंने a से डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट टर्म मेरा बन जाएगा x प्लस y/2 प्लस c अपॉन a y/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे ये स्टेप समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? सबको समझ आया? अब ये देखिए क्या इस शेप में आ गया। ये मेरा L1 हो गया, ये मेरा लैम्डा हो गया, ये मेरा L2 हो गया। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं ना, उसमें से मैंने एक अननोन को एलिमिनेट किया है। इन 3 अननोन में से एक को एलिमिनेट किया और सिर्फ L प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में लाया और कुछ नहीं किया। कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी इतना कुछ हुआ नहीं है, अभी बस इस फॉर्म में लाया हूं। एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करके क्या मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूं? हाँ या ना? ठीक है, सो इसको पहले सॉल्व करता हूं क्योंकि ये आसान लग रहा है। y प्लस 2 y/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी? -1 -2 आ गया। समझ आया y -2 कैसे आया? L2 को इक्वल टू 0 कर दिया जो लाइन का इक्वेशन होता। अब इसको इक्वल टू 0 करूंगा, x प्लस y/2 इक्वल टू 0। y की वैल्यू मेरी ऑलरेडी -2 आ चुकी है, यानी x इक्वल टू 1 आ गया। सो मैंने क्या किया? L1 और L2 की यूज करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 -2।
ठीक है, अब क्वेश्चन को पूरा समझिए. If A, B, C are in AP, then prove that the variable straight line whose equation is this always passes to fixed point. That is true, and it always passes to 1 and -2. समझ आ गया? पक्का? कैसे करना है कॉन्सेप्चुअली समझ आएगी. मैं कॉन्सेप्चुअली पे इससे इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका हम शॉर्टकट करेंगे. बट शॉर्टकट विदाउट एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आएगा, कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया कैसे अप्रोच करना. अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको शॉर्टकट याद नहीं है तो आप कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं. ठीक है, आप शॉर्टकट समझते हैं. शॉर्टकट में क्या देखना पड़ेगा ना आपको पहले कि इन्होंने इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस क्या दिया हुआ है. ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है. वेरिएबल स्ट्रेट लाइन मतलब इसे हम अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं एज पर वैल्यू ऑफ एबीसी. ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन है. कंडीशन क्या गिवन है? 2b इक्वल टू a प्लस सी. ये कंडीशन गिवन है. अब मेरी कोशिश रहेगी इस कंडीशन को इस फॉर्म में लिखने की, इस फॉर्मेट में लिखने का ये कोशिश होगा. ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूँ. देखिए यहाँ पे ax है, यहाँ पे a है तो a लिख दिया, प्लस बी वाई है, यहाँ पे बी वाई 2b LHS में, इसको RHS में ले जाऊंगा तो -2b हो जाएगा. ठीक है, एंड ये प्लस सी तो बैठा है, इसको ऐसे लिख दूंगा इक्वल टू 0. ये समझ आया क्या किया मैंने? इसको बस रीराइट किया LHS RH में सो दैट इसके फॉर्मेट को मैच करे. ठीक है, अब यहाँ पे AA मैच कर रहा है, BB मैच कर रहा है, CC मैच कर रहा है. क्या मैच नहीं कर रहा? X की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है? 1. और Y की वैल्यू क्या दिख रही है? ये दोनों मैच कर रहे हैं. समझ आया कि नहीं क्या किया मैंने? सो आपको सीधा आ गया आंसर. यही आंसर था ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 and -2. ठीक है, बट ये शॉर्टकट लगाना बात की बात है. पहले आपको ऑर्गेनिकली हम इसको सॉल्व कैसे करने वो सीख लीजिए, उसके बाद ही शॉर्टकट लगाइए. क्योंकि कई क्वेश्चन में शॉर्टकट लगेगा नहीं, उसको आपको ये अप्रोच ही सीखना होगा. किसी इजी क्वेश्चन जहाँ पे ये जो कंडीशन गिवन है ना वो आसान हो, आप सीधा उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, वहां पे आप लगा सकते हो शॉर्टकट. और एक और चीज जो कि अच्छी बात है कि कभी भी फैमिली ऑफ लाइंस के जो कंडीशन होंगे ना, कभी भी लीनियर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्यूबिक नहीं हो सकता, हमेशा वो लीनियर ही होगा. और अगर लीनियर नहीं गिवन है तो लीनियर कीजिए, उसके बाद वो कंडीशन वो होगा, मतलब एप्लीकेट यूजफुल होगा. अदरवाइज जब तक लीनियर नहीं हो यूजफुल नहीं होगा कंडीशन, आप यूज नहीं कर पाएंगे. गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए. इफ a² + 9b² इक्वल टू 6ab + 4c², बेसिकली ये कंडीशन गिवन है a b c को. ठीक है, देन ax + by + c0 passes थ्रू. आपको समझ आ रहा है? ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, बस यहाँ पे कंडीशन अलग है. यहाँ पे कंडीशन इन्होंने खुद से लिख दिया. इफ दिस इज द कंडीशन बेसिकली, देन ax by + c passes थ्रू. मतलब ये जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ये किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा, और वो एक फिक्स पॉइंट ही होगा जिससे पास कर रहा होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल इक्वेशन है. एबीसी की वैल्यू बदलते रहिए, अलग अलग इक्वेशन मिलता रहेगा आपको. सो एसेंशियली ये वेरिएबल इक्वेशन मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन गिवन है. गॉट इट? अब ये कंडीशन यूज करके मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा. एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन यहाँ, क्योंकि ऑप्शन में एक सिंगल ऑप्शन भी है, डबल ऑप्शन भी है. ठीक है, तो जो भी निकलेगा उस हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कंडीशन लीनियर नहीं है. लीनियर होता ना, अगर लीनियर होता तो मैं क्या करता? ax + by + c = 0 मेरा फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है. लीनियर होता तो मैं a² की जगह a होता तो ऐसे लिख देता, प्लस 9b ऐसे लिख देता, कुछ ऐसे लिख के कंपेयर करके a x और y के वैल्यूज बता देता हूँ. राइट, बट क्योंकि लीनियर है नहीं तो मैं ये वाला अप्रोच अभी ले नहीं पा रहा. हाँ, तो मुझे उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? a² + 9b², और ध्यान दीजिए ये 6ab है, इसको मैं LHS में ले आता हूँ, RHS में बच जाएगा 4c². ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? a - 3b का स्क्वायर है, और RHS में 2c का स्क्वायर है.
ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट लेते रहेंगे, प्लस माइनस दोनों लेना, सिर्फ एक नहीं ले सकते, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बनेगा a माइनस 3b इक्वल टू 2c, दूसरा बनेगा a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2c भी बनेगा, प्लस माइनस दोनों लेते ना, स्क्वायर रूट लेते रहे। तो ये ध्यान दीजिए। अब देखिए a b c में रिलेशन आ गया। अब क्या मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, लीनियर है, तो a की जगह यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधा a, b की जगह लिख दे रहा हूँ माइनस 3b, c की जगह लिख दे रहा हूँ माइनस 2c इक्वल टू 0। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इस क्वेश्चन में आया, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, ये प्लस सी होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में प्लस सी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। अगर ये प्लस सी नहीं है तो इसको प्लस सी बनाओ। इसको प्लस सी कैसे बनाएंगे इक्वेशन को, माइनस 2 से डिवाइड करके, इस पूरे को मैं माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, माइनस 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, a अपॉन माइनस 2 प्लस 3/2b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखिए ये पूरा कंपेरेबल फॉर्म में आ गया एकदम। अब क्या मैं इससे x एंड y की वैल्यू निकाल सकता हूं कंपेयर करके। x कितना आ रहा है, माइनस हाफ, y कितना आ रहा है, तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इससे वो ax प्लस by प्लस c गुजरेगा, आप a b c की कुछ भी वैल्यू डालो, बट हाँ वो वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी। ठीक है, अब मैं दूसरे के साथ डील करता हूँ। इसमें क्या था, इसमें देखिए LHS में लाऊंगा तो बस ये प्लस 2c हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये प्लस 2c होगा तो मुझे प्लस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है, मैं सेकंड ऑप्शन सॉल्व करूं। अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय कंपैरिजन क्या हो रहा है, 1/2 माइनस 3/2, ये मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों में ले आया। अब एक में देखिए डिफरेंस क्या है, एक में बीच में और है, एक के बीच में एंड है। और होगा कि एंड होगा, एंड क्यों नहीं होगा, चलो और क्यों होगा यही बता दो, और की क्या सोच के बोलो। क्योंकि दो लाइंस का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है एट ए टाइम, या तो ये होगा या फिर वो होगा। एक लाइन दो पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट। दैट्स व्हाई एंड ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन होगा। इस चीज का भी ध्यान रखिए, हम ये सब गेम भी करते हैं। समझ आया क्वेश्चन। सो फाइनली इंटेंशन क्या था, जो भी कंडीशन है अगर लीनियर में नहीं है तो लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, और जो भी फैमिली ऑफ लाइन गिवन है उसके साथ डायरेक्ट कंपेयर कीजिए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा सीधा। कुछ आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल जो सी है उसको एलिमिनेट कीजिए, डालिए फैमिली ऑफ इक्वेशन में और दो अलग अलग लाइन फॉर्म कीजिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बट ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से फॉर्म में दिया है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिलोंगिंग टू दैट फैमिली फारदेस्ट फ्रॉम 1 माइनस 3। क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझिए। एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है बिलोंगिंग टू द फैमिली, इस फैमिली को ही बिलोंग करता है जो, मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजरता है जो, ठीक है, दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम पॉइंट 1 एंड माइनस 3, जो इस वाले पॉइंट से सबसे दूर हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकली समझते हैं। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है, एक ये लाइन, ये एक लाइन, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, एक हो गया मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक हो गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैमिली ऑफ लाइन, दो इक्वेशन है। इससे मुझे x मिल रहा है माइनस वाई, तो 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 3x हो गया माइनस 1, x हो गया माइनस 1/3, तो y हो गया 1/3। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, माइनस 1/3, 1/3। ठीक है, अब इस पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेंगे ये सब इसकी फैमिली को बिलोंग करेंगे।
यहां तक समझ आया? जो भी लाइन गुजरेंगे, जितने भी लाइन, ठीक है। अब सवाल है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें से जो भी इक्वेशन, मल्टीपल इक्वेशंस बन जाएंगे, बहुत सारे लाइंस गुजरे, इनफैक्ट इनफाइनाइट लाइंस होंगे। अब एक पॉइंट गिवन है कहीं पे 1 -3, ये जो इतने सारे लाइंस है, इसमें से कौन सा लाइन इस वाले पॉइंट से सबसे फारदेस्ट होगा, सबसे दूर होगा? सोच के देखिए, बहुत सारे लाइंस है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, इस लाइन के पास से बहुत सारे जाएंगे, दूर से भी जाएंगे, मैक्सिमम कौन सा लाइन है जो सबसे मैक्सिमम दूर से जाएगा? उसके पीछे हम किसके पैरेलल? ये पॉइंट है, पॉइंट के तो पैरेलल कुछ हो ही नहीं सकता। पॉइंट के पैरेलल, एक अगर यहाँ पे लाइन होता तो मैं पैरेलल सोच भी सकता था, बट ये तो एक सिंगल पॉइंट गिवन है। सोचिए, मतलब इसमें कुछ मैथमेटिकल नहीं सोचना है, लॉजिकली सोचना है कि एक पॉइंट से सबसे दूर कौन सा लाइन हो सकता है, गिवन कंडीशन की वो लाइन भी एक फिक्स पॉइंट से गुजर रहा है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइंस, इस वाले और इस वाले पॉइंट से जो सबसे ये मेरा डिस्टेंस हो, लेकिन ये समझिए इस पॉइंट से जो लाइन गुजरेगा ना, वो जैसे कि ये वाला लाइन है, वो इधर 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 गुजरेगा, तो इसका डिस्टेंस इसके साथ ये वाला होगा। इस लाइन के लिए मैं ये वाला डिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकता हूँ, इस लाइन के लिए ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ कि ये जिसका डिस्टेंस होगा वो सबसे दूर वाला लाइन होगा। अच्छा, आप कह रहे हो ऐसा लाइन जो ऐसे पास करेगा, तो इस लाइन में और इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस हुआ? 0 होगा। ये पॉइंट तो इस लाइन पे लाई करता है, 0 होगा डिस्टेंस, ठीक है। एनी अदर सजेशंस? इसी लाइन पे सोचना है आपको, जिस तरीके से आप सोचे वैसे ही सोचना है, ठीक है। यहां से मैं जितने भी लाइंस ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये ड्रॉ किया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अगर मान लीजिए एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं मैं जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा है, ठीक है, ये मेरा फारदेस्ट लाइन होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन और इस तरफ आएगा ही नहीं। मेरा पॉइंट है कि जो लाइन इस कनेक्टिंग लाइन को, दो पॉइंट्स की कनेक्टिंग लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, दैट लाइन विल गिव यू द फारदेस्ट डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया। अभी एक जो लाइन बना, इस पे जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, राइट। सो ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, इससे छोटा डिस्टेंस, इससे बड़ा डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस लाइन को जो परपेंडिकुलर है, दैट लाइन विल गिव मी द फारदेस्ट डिस्टेंस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल, इस लाइन के अलावा इसके पास का एक और लाइन मैंने कंसीडर किया, ये वाला जो लाइन है ये कंसीडर कर रहा हूं। इस लाइन का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगा? अगेन ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे छोटा है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो यही लाइन मिलेगा जो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा, विच विल बी एट द फारदेस्ट डिस्टेंस। सो ये मेरा कंडीशन मिलता है यहाँ कि दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, इतना समझ आ गया? ओके, अब मुझे निकालना क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुझे क्या मिल गया? ये वाला पॉइंट जो एक नेसेसरी था। दूसरा पॉइंट मुझे ये गिवन है, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं? क्या होगा इसका स्लोप? इसका स्लोप m1 ले लेता हूं। m1 इज -3 -1/3 डिवाइडेड बाय 1 -1/3। ये स्लोप हो रहा है। सो व्हाट वुड बी दिस? -9 -1 -10 3 + 1 4 -5/4, ठीक है। इसका -5/4 है, तो इसका कितना होगा? -5/2। ओके भाई, इसका कितना होगा? 2/5 प्लस में, और ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है? इससे। तो y - 1/3 इक्वल टू 2/5 x प्लस 1/3। ये समझ आया इक्वेशन कैसे आया? इस पॉइंट से गुजर रहा है और इसका स्लोप 2/5 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी रेलेवेंट है आंसर आ जाएगा। समझ आया लॉजिक सबको? डाउट है किसी को? सॉल्व करके देख लीजिए, बताइए क्या आंसर है।
सी नहीं है, डी है। 15y माइनस 6x, 13y नहीं है। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं। वो खत्म हो गया तो अभी। चलो, फैमिली ऑफ लाइंस, आई होप समझ आ गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। द ओनली थिंग इज कि फैमिली ऑफ लाइंस मतलब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, दैट इज द की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर फिर वो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि ये पूछा कि फार्दर डिस्टेंस का लाइन बताओ। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज द की थिंग। तीनों क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाला था। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? लोकस प्रॉब्लम्स। अच्छा, लोकस का मतलब पता है क्या आप लोगों को? लोकस आपने पढ़ा है कभी फिजिक्स में या फिर प्रीवियस क्लास के मैथ्स में? पढ़ा हुआ है क्या? अच्छा, नहीं पढ़ा है, ओके फाइन। लोकस का पहले तो मैं लोकस वर्ड का मीनिंग बताता हूँ। एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को बोला गया है कि मैं कंडीशन दे रहा हूं, उस कंडीशन के हिसाब से आप अपने आप को प्लॉट करते रहो। ठीक है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करो और कहां कहां तुम्हारी प्लॉटिंग होगी, वो पॉइंट अपने आप को वहां प्लॉट करेगा। ये जो प्लॉटेड पॉइंट्स है, अगर मैं उसको कनेक्ट कर देता हूं तो एक कर्व बन जाता है, एक फिगर बन जाता है। तो उस फिगर का जो इक्वेशन होगा उसको लोकस बोलते हैं। समझ आया? एक पॉइंट है, उसको एक कंडीशन के हिसाब से प्लॉट करते रहिए, उस पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए, जो भी फिगर बनेगा उसका जो इक्वेशन है दैट इज लोकस। समझ आएगा लॉजिकली पॉइंट लोकस का मतलब क्या होता है? ठीक है, बेसिकली लोकस का मतलब पाथ होता है। कौन सा पाथ लिया गया? कुछ लैटिन वर्ड है शायद। इट इज अ पाथ और कर्व ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट क्यों? क्योंकि इट इज सैटिस्फाइंग अ कंडीशन। तो पॉइंट मूव होता जा रहा है क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होता जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि ये ऑरिजिन है 0 0। अब एक ऐसा पॉइंट प्लॉट कीजिए जिसका डिस्टेंस इस ऑरिजिन से 1 हो। ठीक है, सो मैं एक यहां पे पॉइंट ले लेता हूं P, इसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, चलेगा? क्या मैं एक और पॉइंट यहां पे ले सकता हूं जिसका डिस्टेंस 1 यूनिट है? सो ये दोनों पॉइंट वैलिड पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट में यहां एक और पास ले लेता हूं, इसका डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। तो अब लोकस क्या हो गया? ये जो पॉइंट्स है इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा, दिस इज कॉल्ड लोकस, यानी पाथ और द कर्व। और ये जो पॉइंट्स कनेक्ट करके जो मेरा कर्व बनेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लोकस निकालते कैसे? उसका भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे कि चलो प्रोसीजर पढ़ लेते पहले। ये क्या लिखा? लोकस ऑफ पॉइंट में चलो यही कर रहे थे। वी आर जनरली इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस का हम इक्वेशन निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? अज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज लोकस इज टू बी फाउंड टू बी HK। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम HK अज्यूम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड में इस पॉइंट का लोकस निकालना था तो इसको मैं HK अज्यूम कर लूं। ठीक है, इसको मैंने HK अज्यूम कर लिया। सेकेंड इज राइट द गिवन कंडीशन इन्वॉल्विंग H and K मैथमेटिकली। गिवन कंडीशन को आप मैथमेटिकली लिखिए, आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में इंग्लिश फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको मैथमेटिकली लिखना है। इसमें क्या गिवन है कि ऑरिजिन और इसका डिस्टेंस 8 यूनिट हो। आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या? दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, राइट? सो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो क्या होगा देखिए, k माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस h माइनस 0 होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1 डिस्टेंस गिवन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। किसका? ऑरिजिन का? नहीं, ऑरिजिन तो फिक्स पॉइंट है। ऑरिजिन से 1 यूनिट दूर कौन सा पॉइंट है उसका लोकस ढूंढ रहा है। ऑरिजिन तो मुझे गिवन है कि ऑरिजिन से ऐसा पॉइंट ढूंढो जो 1 यूनिट दूर डिस्टेंस पे। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं देखिए, थर्ड स्टेप, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी। अब ये जो मैंने कंडीशन लिखा है, क्या इसमें h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है? पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में नहीं है, बट सिचुएशंस में हो सकते हैं कि a वेरिएबल हो, b वेरिएबल हो, या फिर कुछ c कांस्टेंट हो, ऐसा कुछ हो। कांस्टेंट है तो भी इतनी दिक्कत नहीं, कोई और वेरिएबल है तो उसको हटाइए।
उसको कैसे हटाना है वो क्वेश्चन पे गिवन होगा, कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन होंगे, उसके हिसाब से हटाना है, ठीक है। देन फोर्थ, रिप्लेस h by x and k by y in the एलिमिनेट मतलब जो फाइनल हमें इक्वेशन मिला है, टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लोकस। ये समझ आया? h को x से रिप्लेस कीजिए, k को y से रिप्लेस कीजिए, तो आपको इक्वेशन ऑफ लोकस मिल जाएगा। जैसे कि इसमें k को किससे रिप्लेस करना है? y से, y स्क्वायर हो जाएगा। h को किससे रिप्लेस करना है? x से, x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। हेंस वी गेट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दैट्स हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, आगे जाके एलिप्स, इन सब का इक्वेशन निकलता है लोकस के थ्रू, ठीक है। सबका एक ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। पैराबोला का प्रॉपर्टी छोड़ो, वो तब पैराबोला पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट समझ आएगी नहीं, वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी था कि एक यूनिट की डिस्टेंस पर, नॉट प्रॉपर्टी, आई एम सॉरी, कंडीशन, ठीक है। ओके, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। If A12 is a fixed point, okay, and a variable point B lies on x square plus y square equal to 4, find the locus of midpoint of AB. Okay, एक point given है 1 2, ठीक है। अब कह रहा है अ वेरिएबल पॉइंट B, एक पॉइंट है B जो वेरिएबल है, मतलब B पॉइंट मूव कर सकता है, which lies on this x square plus y square equal to 4। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है ये सर्कल का इक्वेशन है, दैट्स फाइन। अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, इट डजंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर्स कि ये कोई एक कर्व है, और कर्व का जो इक्वेशन है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है। और इस कर्व में ही पॉइंट B लाई करता है, दैट्स व्हाट मैटर्स। वो कर्व दिखता कैसे, दैट्स इररिलेवेंट टू अस, हमें बस इक्वेशन से मतलब है, ठीक है। सो ये कर्व में पॉइंट B लाई करता है, ये बोला गया है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जब मैं AB को कनेक्ट करता हूं, इसका जो मिड पॉइंट है, मान लीजिए P का लोकस ढूंढना है मुझे। लोकस मतलब जैसे कि B अभी यहाँ पे है, तो P यहाँ पे, B में थोड़ा ऊपर भी ले सकता था, राइट। तो P थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया होता, नीचे लेता तो P थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया होता, तो सारे P's को कनेक्ट करता तो एक कर्व बनता, उस कर्व का इक्वेशन बताना, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले P को हम H के असाइन करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट B है, ये इस स्क्वायर में, सॉरी, इस इक्वेशन में लाई करता है, तो इसको मैं x1 y1 अज्यूम करो B को, ठीक है। मुझे पता है x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 y1 स्क्वायर प्लस y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन होगा, क्योंकि x1 y1 इस कर्व में लाई करता तो ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, मैंने h के लिया। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, कंडीशन जो गिवन है वो लीजिए। कंडीशन क्या गिवन है कि h के AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम कंडीशन लिख सकते हैं। h किसके बराबर आएगा, x1 प्लस 1 बाई 2, और k किसके बराबर आएगा, y1 प्लस 2 बाई 2, ठीक है। अगला थर्ड स्टेप क्या था, h और k के अलावा कोई भी और वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। x1 वेरिएबल है, y1 वेरिएबल है, क्या मैं इस x1 को h के टर्म्स में लिख सकता हूँ 2h माइनस 1, ठीक है, और y1 को मैं लिख लूंगा 2k माइनस 2, सिंप्लीफाई करके, नॉट सिंप्लीफाई, रीअरेंज करके। x1 y1 मिल गया मुझे। कैसे एलिमिनेट करूंगा x1 y1, देखिए एलिमिनेट करने के लिए ना एक तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे मुझे, जिससे मैंने x1 और y1 की वैल्यू h एंड k के टर्म्स में निकाल दी, और एक थर्ड इक्वेशन भी चाहिए होगा जहां पे मैं x1 y1 प्लेस करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मुझे दो वेरिएबल्स एलिमिनेट करने हैं तो मुझे तीन इक्वेशंस चाहिए होंगे। दो से तो मैं x1 और y1 को h के टर्म्स में लिखूंगा, और तीसरे में उस x1 और y1 की वैल्यू डालूंगा। अगर एक अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए, ऐसे। तो इसमें x1 की वैल्यू डालूंगा, हो जाएगा 2h माइनस 1 होल स्क्वायर, 2k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। लास्ट स्टेप क्या होता है, h और k को x एंड y से रिप्लेस कीजिए। सो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ लोकस। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कोई आंसर मैच करेगा।
अच्छा है ही नहीं आंसर, चलो बढ़िया। समझ आया कैसे निकाला इक्वेशन ऑफ लोकस? फर्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट का लोकस निकाला है एच के, जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल्स है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम एच के, उसको एलिमिनेट कीजिए। कैसे किया? x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h, y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k। इसको मैंने जो गिवन कंडीशन फॉर x1 एंड y1 है उसमें डाल दिया, हो गया एलिमिनेट और आंसर आ गया लोकस का। व्हाट इज एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या एक बार ठीक से देखिए। अ रॉड ऑफ लेंथ L slides with its ends on x and y axis, one end on each axis। एक x and y axis है मेरे पास, उस पे एक ऐसे रॉड पड़ा हुआ है ऑफ लेंथ L, और ये क्या कर रहा है? ये वाला रॉड ऐसे x y एक्सिस में स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके ऐसे आ जाएगा, या फिर हो सकता है पहले ये ऐसे था फिर स्लाइड करते हुए ऐसा है और आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रॉड है ये स्लाइड कर रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। इस रॉड का मिड पॉइंट ये है, जैसे जैसे स्लाइड करेगा मिड पॉइंट भी शिफ्ट होता जाएगा, राइट? पहले थोड़ा ऊपर होगा फिर नीचे नीचे जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट मूव कर रहा है ना, उसका लोकस ढूंढना, यानी उस मूविंग पॉइंट का इक्वेशन ढूंढना। ठीक है, अगेन स्टैंडर्ड अप्रोच। इसका लोकस ढूंढना है एच एन के। ठीक है, एच एन के अलावा मुझे ये भी पता है कि ये जो एच पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, इसको भी मुझे मार्क करना पड़ेगा। तो क्या मैं इस पॉइंट को x1 0 मार्क कर सकता हूं क्योंकि x एक्सिस पे, और इसको मैं 0 y1 मार्क कर देता हूं। ठीक है, मुझे पता है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्म यूज करके मैं एच एंड के को x1 एंड y1 के टर्म्स में लिख पाऊंगा। तो h हो जाएगा मेरा 0 प्लस x1 अपॉन 2 एंड k हो जाएगा y1 प्लस 0 अपॉन 2, यानी x1 को मैं लिख दूंगा h के टर्म्स में 2h और y1 को मैं लिख दूंगा 2k। ठीक है, अब मुझे x1 एंड y1 एलिमिनेट करना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेरिएबल से अपार्ट फ्रॉम h एंड k। दैट मीन्स मुझे x1 एंड y1 का भी कुछ एक कंडीशन चाहिए। क्या मैं कोई कंडीशन फाइंड आउट कर सकता हूं? यहाँ पे x एंड y में ये स्लाइड कर रहे हैं, तो मुझे ये पता है ये जो ट्राइंगल बनेगा हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, कितना भी स्लाइड करे। ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये तो 90 रहेगा हमेशा। ठीक है, ये 90 रहेगा तो इस पे क्या मैं पाइथागोरस लगा पाऊंगा, राइट? ये लेंथ कितना है ये, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। h और k को x y से रिप्लेस कर दो, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4। l स्क्वायर इज अ गिवन कांस्टेंट, क्वेश्चन में गिवन है, उसको नहीं एलिमिनेट करना। ये मैंने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम। समझ आया? बुझे छो एवरीवन? ओके, कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े? ओके, आई होप आपको लोकस का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर। हाँ, ये एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे अभी तक हमने स्टेटमेंट क्वेश्चंस पढ़े थे कि आपको कुछ सिनेरियो दिया होगा, आपको किसी पॉइंट का लोकस ढूंढना है उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करके। इसमें देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होता है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, एक्स का मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है cos थीटा और y का कोऑर्डिनेट है y sin थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर। थीटा इज पैरामीटर मतलब थीटा की वैल्यू आप बदलते जाइए तो आपके x एंड y के अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, सो थीटा एक पैरामीटर है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना ना, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज दिस। x एंड y दो वेरिएबल्स जो हमें नोन है, थीटा इज एन अननोन वेरिएबल क्योंकि थीटा के साथ साथ x एंड y भी चेंज हो जाते हैं। सो पैरामीटर मेरा थीटा है।
ऐसे क्वेश्चन में इन पैरामीटर्स को ही एलिमिनेट करना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, इसमें कुछ आपको सेटअप नहीं करना होता। सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है कि इस सेटिंग में से आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, जो भी पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो अगर x cos थीटा एंड y sin थीटा गिवन है तो मैं थीटा को कैसे एलिमिनेट करूंगा? स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो x स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा, ऐड किया तो आंसर आ गया, यही आंसर है। दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x cos थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। अगला देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरिएबल पॉइंट पी बी, हाँ अब इसमें x देखिए क्या दिया है t प्लस 1/t और y दिया है t माइनस 1/t। अब इसमें क्या पैरामीटर है? t को एलिमिनेट करना है। एक तरीका है एलिमिनेट करने का कि t सॉल्व करके x के टर्म्स में t की वैल्यू निकाल दीजिए और जो भी t का आंसर आएगा इसमें डाल दीजिए, जो कि आप इस केस में देखेंगे बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि t इसमें क्वाड्रेटिक हो जा रहा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के ना सोचना पड़ेगा कि इज देयर अ डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग देम कैंसिल्ड। अगर आप x स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। तो क्या इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करके t स्क्वायर और 1 माइनस t स्क्वायर हटा सकता हूं? बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो आपको थोड़ा इस लेवल पे सोचना होगा, जरूरी नहीं हमेशा आप डायरेक्टली इसका वैल्यू ढूंढ के सब्स्टिट्यूट करके ही हटाए पैरामीटर को, आप इस तरह का जुगाड़बाजी करके भी हटा सकते हो, विच इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग जो फास्ट होगा। ठीक है, एंड जेईई मेंस इज ऑल अबाउट कि कौन कितना जल्दी सही करेगा, कौन कितना जल्दी करेगा, नहीं सही भी करना। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक लाइन गिवन है, इसमें एक पॉइंट P है जो इस लाइन में मूव कर रहा है। If Q14 and P3 minus 2 are fixed points, okay, then the locus of centroid of triangle PQR is a line. Centroid क्या होता है? Centroid का फॉर्मूला क्या होता है? A1 plus A2 plus A3 by 3, B1 plus B2 plus B3 by 3। कल पढ़ा था हमने, याद रखिए उसको, रिकलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है गिवन देखते हैं। एक लाइन गिवन है, क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस पे एक पॉइंट P गिवन है, पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, तो पॉइंट P मूव करता रहता है लाइन पे। दूसरा क्या गिवन है, Q एंड R आर फिक्स पॉइंट। सो ये Q पॉइंट है जो 1 and 4 है जो फिक्स्ड है, और एक R पॉइंट है जो 3 माइनस 2 है ये भी फिक्स्ड है, और PQR एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। एंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ PQR, तो PQR ट्राइंगल फॉर्म करना है, इसका बीच में क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो सेंट्रॉइड बनेगा ना PQR का, इस सेंट्रॉइड का लोकस ढूंढना है मुझे। मैंने ऐसी सर्कल बना ली, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली लाइन कुछ लाइन की तरफ होगा, सर्कल तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो लोकस कैसे कैसे चेंज होगा? लोकस देखिए Q और R तो फिक्स है, सिर्फ P जैसे जैसे चेंज होगा लोकस उस हिसाब से चेंज होगा। गॉट इट? अगेन स्टैंडर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको HN के अज्यूम किया। ठीक है, लोकस का फॉर्मूला मुझे पता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3, B1 प्लस B2 प्लस B3 बाई 3। इसमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये पॉइंट को मैं x1 y1 अज्यूम कर रहा हूं। गॉट इट? अब लोकस H वुड बी इक्वल टू x1 प्लस 1 प्लस 3 बाई 3। ठीक है, सो x1 को मैं h के टर्म्स में लिख सकता हूं 3h माइनस 4। दूसरा होगा k इक्वल टू y1 प्लस 4 माइनस 2 बाई 3। सो y1 हो गया 3k, ये हो गया प्लस 2 माइनस 2। x1 y1 आ गया। अब मुझे पता है x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस लाइन पे लाई करता है।
तो x1 y1 डाल दो। ट्वाइस ऑफ x1 क्या है 3h माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स y1 क्या है 3k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। गॉट इट? सॉल्व करके देखिए आंसर आ जाएगा। ओह नहीं, आंसर नहीं आएगा, इसमें हमें कुछ और ही निकालना है। 6h को किससे रिप्लेस किया x माइनस 8 माइनस 9y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे निकालना है स्लोप। स्लोप क्या होता है याद है? अगर कोई लाइन गिवन है तो माइनस a अपॉन बी, तो माइनस a हो गया माइनस 6 अपॉन b कितना है माइनस 9, यानी 2/3। ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया विद स्लोप 2/3। समझ आ गया क्वेश्चन सबको कैसे करना है? इजी था, डिफिकल्ट तो नहीं था इतना। ठीक है, आगे देखते हैं। Okay, if a line AB of length 12, okay, 12 length है, moves with the end A always on x-axis and end B always on the line y equal to 6x. So ये AB लाइन है, उसका एक एंड y equal to 6x पे है और दूसरा एंड x-axis पे। ठीक है, then the equation of locus of midpoint of AB, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। देखिए ये x एंड y एक्सिस है, इस लाइन का जो एक एंड है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, दूसरा एंड y इक्वल टू 6x, तो y इक्वल टू 6x ना कुछ ऐसा दिखेगा, ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि उस लाइन में कुछ कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो AB जो लाइन है ऑफ लेंथ 12, वेयर डज इट लाई? यहां पे कहीं पे लाई करता है। ये A है, ये B है, B lies on A lies on where end A is always on x axis। सॉरी, ये A होगा, ये B होगा, and B lies on y equal to 6x। Find the equation of locus of midpoint of AB। AB का जो midpoint है HK, इसका locus ढूंढना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा। इसमें A क्या अज्यूम कर सकता हूँ? x1 0। इसको क्या अज्यूम करूँ? देखिए हमने ये सीखा था कि अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो उसका शॉर्टकट नहीं कहना चाहिए। एक आसान तरीका ये कर सकते हैं कि हम इसको ले लेते हैं y1। ठीक है, अगर y को y1 ले लिया तो नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। y को अगर y1 ले लिया तो x क्या हो जाएगा? y1/6। हाँ ले सकते हैं, सॉरी आई वाज राइट। ये y1 होगा, ये y1/6 हो जाएगा x वैल्यू। Do you guys understand क्या किया मैंने? ये मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो यहाँ पे लाई करता है, y कोऑर्डिनेट को y1 ले लिया और इस इक्वेशन को यूज करके x, ये x है 6x, x की वैल्यू y/6 होता है तो y1/6 कर दिया। अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे होता तो क्या होता? 0y1 होता, बट y एक्सिस पे नहीं, इस लाइन पे लाई करता है तो 0 की जगह y1/6 आ गया इस इक्वेशन की हेल्प से, और y पॉइंट तो y1 है। समझ आया? What did I do? बस प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इसका लोकस है, रिप्लेस कीजिए। सो h की वैल्यू, ये मिड पॉइंट है इसका, h1 नहीं सॉरी, h वुड बी y1/6 प्लस x1 अपॉन 2, k वुड बी y1 प्लस 0 अपॉन 2। समझ आया? सो y1 की वैल्यू क्या आ गई? 2k, राइट। x1 की वैल्यू क्या आएगी? h इक्वल टू y1 की वैल्यू में 2k डाल देता हूं अपॉन 6 प्लस x1, इस 2 को इधर ले जाता हूं तो 2h हो गया। सो मैं क्या निकाल रहा था? x1। ओके, सो x1 आ गया 2h माइनस k अपॉन 3, ये x1 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा मतलब डिफरेंट होगा। अब x1 और y1 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए होगा ना, 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं। 2 इक्वेशन मुझे मिल गए जिसमें x1 और y1 को h और k के टर्म्स में निकाल लिया। अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें मैं x1 और y1 की वैल्यू डालूंगा सो दैट x1 और y1 रिप्लेस हो जाए।
राइट। मुझे इतना पता है इसका लेंथ है 2l, गिवन है क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था, इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली मैं पाइथागोरस लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री गिवन नहीं है, बट यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ इंस्टेंट, ये डिस्टेंस a और b से 2l है, तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ a और b के बीच का, लगा सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बताइए, y इक्वल टू 2k। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x1 माइनस y1 अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने 2l का होल स्क्वायर लिख दिया 4l स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूट इक्वल टू 2l होता है, राइट। तो रूट हटा दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ठीक है। अब क्या करना है, y1 की वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है, बस रिप्लेस कीजिए। x1 है 2h माइनस k/3 माइनस y1 है 2k, एक और k/3 माइनस हो जाएगा 2k/6 यानी k/3 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म आ गया, और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर क्या है प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो h को x से और k को y से रिप्लेस करके सॉल्व करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आएगी क्वेश्चन। बी, इसको सॉल्व करेंगे ना x एंड y से रिप्लेस करके, तो आंसर ये आएगा बी। टी स्क्वायर कहां से आ गया इसमें, ये टी नहीं होगा, ये एल स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये टी। ठीक है, समझ आया, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर। ओके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर याद है, पढ़ा था हमने कल, उसका क्या रहता था फॉर्मूला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए, x1 अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अल्फा बीटा अज्यूम करते थे तो अल्फा माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस b1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका रूट नहीं होगा। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जस्ट रिकलेक्टिंग, मैं लिख भी दूंगा अगर जरूरत पड़े तो। द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 5 and 6। एक पॉइंट गिवन है P ले लेता हूं 5 and 6, इस पॉइंट से मैंने एक फैमिली ऑफ लाइंस, हाँ अब फैमिली ऑफ लाइंस तो ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इस फैमिली ऑफ लाइंस का, कोई बता सकते हैं क्विकली? क्विकली बताइए, फैमिली ऑफ लाइंस, दो इक्वेशन मिल गए लाइन के, दोनों को सॉल्व कीजिए। या सिंपल है, कहीं पे ये 2 और 3 होगा, ये पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगा वो फैमिली ऑफ लाइंस देगा। ठीक है, सो कोई एक ऐसा लाइन होगा, कुछ एक ऐसा लाइन होगा, एक ऐसा लाइन होगा, बहुत सारे लाइंस होंगे। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और सिर्फ इसी लाइन में नहीं ड्रॉ कर सकता ना, हर एक लाइन पे ड्रॉ करना है, इस पे भी मुझे ड्रॉ करना है, इस पे भी मुझे ड्रॉ करना है, ये सारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स दे रहे हैं, राइट। तो ये जो मेरे लाइंस आ रहे हैं ना, पॉइंट्स आ रहे हैं, सॉरी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो जो लोकस बनेगा उसका इक्वेशन बताना है मुझे। हाँ। नहीं, ऐसा कब बोला मैंने कहा था फ्रैक्शन भी हो सकता, फ्रैक्शन भी हो सकता है बोला था। हाँ, फ्रैक्शन नहीं हो सकता नहीं कहा था, फ्रैक्शन भी हो सकता है। आप कुछ भी डालिए, अगर फ्रैक्शन 2/3 डालेंगे तो इनफैक्ट, अच्छा एनीवेज, इनफैक्ट हमने क्वेश्चन भी किया था फ्रैक्शन वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन।
द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस ढूंढना है। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 56, एक पॉइंट है 56, वहां से कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस में। फैमिली ऑफ लाइंस में मुझे दो इक्वेशन गिवन है, x-2 और y-3। इन दोनों को सॉल्व किया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2, 3। इस पॉइंट से जितने भी लाइंस गुजर रहे दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस विद रिस्पेक्ट टू 2, 3। अब ये लाइन, ये वाला लाइन लिया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 5, 6 है, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हुआ। ये एक और लाइन है, इस पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक और फुट हुआ। ये एक और लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक और फुट है। तो ये ब्लू पॉइंट जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो भी कर्व बनेगा उसका इक्वेशन ढूंढना है। अगेन स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है, इसको आप क्या ले लेंगे, जिसका लोकस ढूंढना है उसको HN के लिया, ठीक है, HN के लिया। अब क्या मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ 5, 6 एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। माइंडेड कि इक्वेशन ऑफ द लाइन में लैम्डा भी रहेगा इस बार, क्योंकि ये फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। बेसिकली क्या होगा, h-5 डिवाइडेड बाय, ठीक है देखते क्या होगा, डिवाइडेड बाय k-6 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने ना सॉल्व करके लिखा है इसमें x प्लस लैम्डा y -2 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो x का ये है, y का ये है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें आता है x का कोएफिशिएंट, इसमें आता है y का कोएफिशिएंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, हमने जो पढ़ा था, सॉरी रूट नहीं आता नीचे, a² b² ऊपर जो भी आएगा। समझ आया। इसमें आपको क्या करना है, एक बार ये यूज करना है और इसके साथ सॉल्व करके h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और एक बार ये यूज करना है और k की वैल्यू निकालनी है लैम्डा के साथ। लैम्डा को हमें एलिमिनेट करना है एसेंशियली, ठीक है। लैम्डा इसमें अननोन कांस्टेंट है जो एलिमिनेट होगा, और फिर हम hk को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। h को x से रिप्लेस करेंगे, y से रिप्लेस करेंगे। ये प्रोसेस समझ आएगी ना कैसे करना है। वो अभी कर क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि इसका एक इजी तरीका भी है। क्यों इजी तरीका है, क्योंकि जस्ट इसमें ना ये वाला टर्म यूज किया, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर का एक बेनिफिट पता है आप लोगों को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स? बोलो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। -1 स्लोप का मल्टीप्लीकेशन परपेंडिकुलर लाइन का -1 होता है। तो मान लीजिए ये वाला लाइन मैं कंसीडर कर रहा हूं, इस लाइन का स्लोप कितना होगा बताइए? 6 - k अपॉन 5 - h, राइट। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? यप, इनटू, नहीं, पहले ऊपर y आता है, k-3 अपॉन h-2। इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -1। बस आ गया। h को x से रिप्लेस कीजिए और k को y से रिप्लेस कीजिए, आ गया आपका इक्वेशन। समझ आया? इतनी जल्दी क्यों आया? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर वर्ड गिवन था। परपेंडिकुलर अगर नहीं गिवन होता ना तो हमें ये स्टैंडर्ड प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर या पैरेलल होता, हम दोनों को इक्वेट कर देते, इक्वल कर देते स्लोप्स को। परपेंडिकुलर गिवन है तो मैंने मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर किया। अब इसको h को x कर दीजिए, k को y कर दीजिए, x एंड y में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। इनमें से कोई इक्वेशन होगा जो आंसर है। इन्होंने सॉल्व तक नहीं किया, ब्रैकेट में रख दिया, तो आपके लिए और इजी है। इसका आंसर आ जाएगा C। समझ आया? इन छोटे छोटे न्यूएंसेस को अगर आप दिमाग में रखेंगे ना, वो आपको हेल्प करेगा इन दैट क्रंच टाइम पे जब हम मैथ्स के सॉल्व करते हैं। अब ये तो क्या है कि कर करके मुझे पता चल गया कहाँ पे यूज करना है, आपको भी वो पता चल जाना चाहिए। आपने अगर एक बार सीख लिया ना, दूसरे क्वेश्चन में इस टाइप के कीवर्ड्स अगर आपको हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज देखिए उस चीज को। गॉट इट? इज दैट फाइन? समझ आ गया ना? ये वाला स्टेप भी हम कर सकते थे कि हमने परपेंडिकुलर का निकाला यूजिंग आवर फॉर्मूला, उसमें लैम्डा एलिमिनेट करके दूसरे इक्वेशन में डाल दिया। यहाँ पे आपको ना 3 इक्वेशन मिलेंगे, एक ये और एक ये, 3 इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। तो आप यूज करके लैम्डा एलिमिनेट कर सकते हैं। शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन?
ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, फिर से सुनिए, इफ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि हमें फैमिली ऑफ लाइन गिवन है इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से, सॉरी, मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी, ओके, ए नॉट इक्वल टू बी, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, समझ आ गया आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? एक वेरिएबल लाइन मतलब फैमिली ऑफ लाइंस क्रिएट करना है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो फैमिली ऑफ लाइन क्रिएट किया और वो एक्सिस को ए एंड बी पे मीट कर रहा है, तो उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना, ठीक है। सो सबसे पहले मैं फैमिली ऑफ लाइन लिख लूं, पहले वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, फ्रैक्शन हटा लेता हूं, वो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12। ये समझ आया? पहले लाइन को मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे इक्वल टू 0 नहीं लिखता ना फैमिली ऑफ लाइंस के साथ, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ये समझ आएगी नहीं, 2 पॉइंट्स का। क्या मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ मीट्स कोऑर्डिनेट, क्या मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए? आई डोंट थिंक सो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई एक्सिस में ये जो फैमिली ऑफ लाइन है कहीं ना कहीं मीट कर रहा होगा, राइट? तो ये कहीं एक्स एक्सिस में मीट कर रहा है, ये कहीं वाई एक्सिस में मीट कर रहा है। एक्स एक्सिस में जो मीट कर रहा है वो ए है, ये बी है, इसके मिड पॉइंट का मुझे एक लोकस ढूंढना है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए भी होगा तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या करना है, मुझे x और y को एक साथ लिख देना है। तो x आ जाएगा मेरा 4 प्लस 3 लैम्डा x प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा y माइनस 24 ही होगा ना, और नहीं यार, माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। ये समझ आया मैंने क्या किया? बस सिंप्लीफाई करके x और y को अलग कर दिया। ये मेरा फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। अब क्या ये वाला पॉइंट x एक्सिस में कहां मीट करता है वो पॉइंट निकाल सकता हूं मैं? y को 0 डाल दो तो x एक्सिस मिल जाएगा। y को 0 डाला तो x होगा 12 प्लस 12 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 लैम्डा। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट कितना आ गया मेरा? 12 प्लस 12 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 0। x एक्सिस मतलब y0, y एक्सिस मतलब x0। इसको 0 डाला तो y की वैल्यू क्या आ गई देखिए, 0 कॉमा 12 प्लस 12 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 लैम्डा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है। इसका कोई एक लाइन नहीं पिक किया मैंने, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस निकाला मैंने, आपस का नहीं निकाला, उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, ठीक है। ये मेरे x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। लोकस किसका निकालना है? मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो इसको मैं h के ले लूंगा। h की वैल्यू क्या आ जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है? हाँ राइट, h की वैल्यू आएगी 0 प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो एसेंशियली दिस डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ना h की वैल्यू। तो इसको मैं सीधा 12 प्लस 12 लैम्डा को डिवाइड बाय 2 करके 6 प्लस 6 लैम्डा लिख दूं? नहीं, नीचे 4 प्लस 3 लैम्डा रहेगा, उसको कुछ नहीं किया। फिर से सुनो, 0 प्लस 12 लैम्डा अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 3 लैम्डा होल डिवाइडेड बाय 2 होगा। 0 तो कुछ नहीं, हट गया, दिस डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा। इससे मैंने 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो वो 2 जो डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है। k क्या होगा इसी तरह? 6 प्लस 6 लैम्डा 3 प्लस 4 लैम्डा। अब हमें h और k के 2 इक्वेशन है, इससे लैम्डा निकालिए इन टर्म्स ऑफ h, और ये जो इन टर्म्स ऑफ h लैम्डा निकलेगा इसमें डाल दीजिए, तो h एंड k में वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगा। h एंड k को x एंड y से रिप्लेस कर दीजिए। समझ आया कैसे प्रोसीड करना है? हाँ या ना? इसको कैसे सॉल्व करना है समझ आएगी नहीं? h को लैम्डा के टर्म्स में मिला मुझे, तो क्या मैं लैम्डा को h के टर्म्स में लिख सकता हूँ? लैम्डा इज इक्वल टू
समथिंग एच अपॉन समथिंग एच आ जाएगा। ये जो लैम्डा वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ एच, इसको इस लैम्डा में डाल दूंगा, इसमें और इसमें, तो एच और के में इक्वेशन आ जाएगा, उसमें एक्स एंड वाई रिप्लेस कर देंगे। या फिर इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एच एंड के को आसानी से हो जाए। अच्छा ये नोट कीजिए, दोनों का न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, डजंट हेल्प, क्योंकि एलसीएम अलग हो जा रहा है। सो एलसीएम को सेम करने के लिए क्या मैं इसको 1/h इक्वल टू 4 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 6 + 6 लैम्डा लिख सकता हूँ, और इसको 1/k इक्वल टू 3 + 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 6 + 6 लैम्डा। ये सब ऑब्जर्वेशन का गेम है और आप प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे, मैं भी वैसे ही सीखा। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो गया, अब मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, एलसीएम सेम है। डायरेक्टली ऐड करूंगा तो क्या होगा, 1/k + 1/h इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो 6 + 6 लैम्डा आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, तो 4 + 3 7, 3 लैम्डा 4 लैम्डा, यानी लैम्डा 7 आ जाएगा। समझ आया क्या हुआ? अब देखिए LHS है 1/k + 1/h, इसमें से 6 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 1 + लैम्डा, इससे 7 कॉमन लूंगा तो 1 + लैम्डा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, हट गया लैम्डा। थोड़ी शांति हुई जिंदगी में, राइट। सॉल्व कर दो, x से y रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा xy, ऊपर आ जाएगा 6x + 6y इक्वल टू 7xy। ये ठीक है। आई नो टाइम इज ऑलमोस्ट अप, बट इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कर लेके लास्ट, और इसके बाद का जो टॉपिक है ना बहुत ही छोटा टॉपिक है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और साथ में PYQs करके चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टडी मटेरियल ले आइएगा सब, PYQ करेंगे, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसका करने का अप्रोच थोड़ा मैंने अलग समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपकी अगली क्लास है क्या कोई इसके बाद? कोई क्लास नहीं है ना, सो आई कैन टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, ओके। The ends A and B of a straight line segment of a constant length C। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका कांस्टेंट लेंथ C है, स्लाइड्स ऑन एक्सिस OX and OY, मतलब XY एक्सिस पर स्लाइड कर रहा है, फिर से स्लाइडिंग क्वेश्चन ही आ गया। If the rectangle OABP is completed, okay, first of all let's draw whatever we have learned till now। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। Ends A and B of a straight line segment of a constant length C, ये A है, ये B है, इसका कांस्टेंट लेंथ C है, ये गिवन है, स्मॉल c है, कैपिटल C नहीं है, पॉइंट नहीं है कुछ। ऑन एक्सिस OX, अरे यार OX मतलब यहाँ पे A होगा, ये A है और ये B है, OX and OB respectively। If the rectangle OAPB, ये O है ओरिजिन, OA एक रेक्टेंगल फिनिश कर रहे हैं ऐसे करके, OAPB, ये जो लाइन ये स्लाइड करता जा रहा है, स्लाइड जैसे जैसे करेगा रेक्टेंगल का शेप भी चेंज होता जाएगा। जब यहाँ पे लाइन है तो ये रेक्टेंगल का शेप, इसके पहले थोड़ा सा और टिल्टेड होता लाइन, तो रेक्टेंगल का शेप ऐसे होता। अब जब ज्यादा स्लाइड कर जाएगा तो रेक्टेंगल का शेप ऐसा हो जाएगा, समझ रहे? तो रेक्टेंगल का शेप चेंज होता जा रहा है एज पर एज द स्लाइडिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। सो इफ द रेक्टेंगल OABP इज कंप्लीटेड, देन शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P to AB। अब P क्या है भाई? अच्छा ये P है, ये P से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन AB, तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इज ओके, ये है, मतलब ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं, ये तो C लेंथ है, इसको मैं AB, C नहीं लिखता हूँ, D लिख देता हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसका जो लोकस होगा, फोकस नहीं लोकस, वो जो लोकस होगा वो इस वाले इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, ये सवाल है। समझ आया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन क्या है समझ आया ना? क्योंकि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की शिफ्ट चेंज होता रहेगा एज पर द साइज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का साइज जैसे चेंज होगा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी
चेंज होगा। अगेन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मैं स्टैंडर्ड अप्रोच जो होगा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो और फिर इसका पाइथागोरस पे अप्लाई करो और रिप्लेस कर दो, वो अवॉइड कर दो जस्ट टू सेव टाइम एंड मेक अ लाइफ इजियर। ठीक है, और आगे जाके जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना जहां पे इस टाइप का लोकस हमें प्रूव करना है, आप भी सिमिलर अप्रोच ही रखिए क्योंकि ये अप्रोच इजी है। ठीक है, इसमें मैं साइड लेके चलूंगा ही नहीं, इसमें मैं एंगल लेके चलूंगा थीटा। ये लाइन गिवन है, ये स्लाइड होता जा रहा है, तो थीटा भी देखिए चेंज होता रहेगा। जैसे इस पोजीशन पे तो थीटा ये ज्यादा स्लाइड हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसके पहले का जो था पोजीशन जहां पे ज्यादा टिल्टेड था उसमें थीटा बड़ा था, तो थीटा मेरा वेरिएबल है। आपको समझ आ रही है? फाइन, ठीक है। अब अगर ये सी है तो OA का लेंथ कितना होगा अगर ये थीटा गिवन है? ये सी है, ये थीटा है, तो कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OA अपॉन सी। तो OA कितना हो गया? C cos थीटा। समझ आया सबको? OB कितना होगा? सेम, C sin थीटा। ये समझ आ रहा है सबको? इसमें डाउट है? नहीं। ये अगर C sin थीटा है तो ये भी C sin थीटा होगा। आफ्टर ऑल रेक्टेंगल है ना, साइड्स इक्वल होते हैं ऑपोजिट। ठीक है, ओके। अब यहां तक समझ आ गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि मैंने साइड्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके लेंथ कितने। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा। ये समझा कि नहीं? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये जो रेक्टेंगल का साइड है वर्टेक्स होने की वजह से ये पूरा भी 90 डिग्री है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वापस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से फोकस कीजिए इस ट्राइंगल पे। अब हम ध्यान देंगे इस ट्राइंगल पे। अगर मैं ध्यान देता हूं, ये थीटा एंगल है और मुझे निकालना है ये वाला साइड। ये थीटा है तो इसका बेस ये होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, हाँ या ना? ठीक है, ये जो पॉइंट है ना इसको मैं एच के ले लेता हूं क्योंकि इसी पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। इस पॉइंट को मैंने एच के ले लिया। ये मेरा इस एंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जा रहा है? साइन थीटा हो रहा है ये ऑपोजिट साइड। दिस इज, इस पॉइंट को मैंने डी लिया था, राइट? सो डी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 6 साइन थीटा। ये समझ आया क्या लिखा मैंने? बहुत ध्यान से देखिए, इस छोटे ट्राइंगल में ये थीटा है, ऑपोजिट साइड है डी ए, और हाइपोटेन्यूज है 6 साइन थीटा। सो डी ए की वैल्यू हो गई C इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये डी ए हो गया C साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम कहां जा रहे हैं? आई विल कम टू दैट। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट। एनीवेज, ठीक है, अगर ये C साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं ये जो बेस है थीटा का ये भी निकाल सकता हूं? ये बेस कितना होगा? इस पे मैं अब लगाऊंगा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? dp। dp अपॉन हाइपोटेन्यूज है फिर साइन थीटा, राइट? सो ये बेस हो गया मेरा C साइन थीटा cos थीटा। सब देखिए, मैं दो वेरिएबल्स के, दो नहीं एक ही वेरिएबल थीटा के टर्म्स में सब फाइंड आउट करो। C तो कांस्टेंट है, C तो गिवन है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस थीटा। ठीक है, अभी ये सारे साइज निकल आई, ये h और k मुझे पता है जिसका मुझे लोकस निकालना है। अब बस मुझे क्या करना है, ये लोकस का कोई कंडीशन डालो और उसमें साइड के वैल्यूज डाल दो, जो मैं क्या कर सकता हूं। ये मैंने सही निकाला है क्या? हाँ, ठीक है। अब यहां तक सबको समझ आ गया? मुझे क्या निकालना है? एच और के। ये जो एच और के, एसेंशियली एच और के है क्या? ये देखिए, मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं
ये जो लेंथ है ये h है, राइट, और ये जो हाइट है ये मेरा k है। एच के का यही मतलब हुआ ना, ये जो कोऑर्डिनेट एच के मतलब ये y का हाइट और x का लेंथ। सो क्या मैं इस k का वैल्यू निकाल सकता हूं? कैसे निकलेगा बताइए? अब फिर से ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है? हैव पेशेंस, बहुत ही आसान कर देता है आपको क्वेश्चन। आप फर्स्ट टाइम करो ना, यू आर गोइंग थ्रू दिस रोड फॉर फर्स्ट टाइम, इससे लग रहा है कहाँ आ गए, बट ये रोड बहुत आसान है। बस एक वेरिएबल थीटा से आप सब कुछ कर ले रहे हैं, ठीक है? अब ये जो मैं सॉल्व कर करके दे रहा हूँ ना आपको ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा ये cos थीटा है, ये c sin थीटा है, तो ये c sin थीटा होगा, ये c sin स्क्वायर थीटा होगा, आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है? एनीवेज, हो गया, क्वेश्चन हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। k की वैल्यू, ये एंगल थीटा है, तो ऑपोजिट है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? इस छोटे ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है ये होगा ऑपोजिट, यानी ये लेंथ k अपॉन हाइपोटेन्यूज c साइन स्क्वायर थीटा। मुझे ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, बट एनीवेज ये साइन थीटा इक्वल टू k अपॉन हाइपोटेन्यूज c साइन स्क्वायर थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? c साइन क्यूब थीटा, ठीक है? अब h की वैल्यू निकालते हैं आराम से ठंडे दिमाग से। h होगा ये, नहीं सॉरी, h ये है, ठीक है? तो ये बाद में निकालते हैं h की वैल्यू, पहले ये वाला लेंथ निकाल लेता हूँ, ये वाला लेंथ, ठीक है? ये वाला लेंथ कितना होगा? इस पॉइंट को मैं e ले रहा हूं, तो cos थीटा हो जाएगा e a अपॉन c साइन स्क्वायर थीटा, तो e है हो गया c साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये वाला लेंथ है। तो h क्या होगा? h होगा ये पूरा लेंथ माइनस ये वाला लेंथ। पूरा लेंथ मुझे पता है कितना है? c cos थीटा, इनिशियली फर्स्ट स्टेप, ठीक है? तो h की वैल्यू आ गई पूरा लेंथ c cos थीटा माइनस ये जो e a का लेंथ निकाला, ये e a का लेंथ हो गया c साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, इसको माइनस किया, तो h की वैल्यू आ गई। ये k की वैल्यू आ गई, ये h की वैल्यू हो गई। h की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, c cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो h की वैल्यू क्या होगी? c cos क्यूब थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है, साइन थीटा और cos थीटा कीजिए, फिर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड कर दीजिए, तो थीटा हट जाएगा। मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ k अपॉन c रेस टू द पावर 1/3 इक्वल टू साइन थीटा। c को नीचे लाया, रेस टू द पावर 1/3 कर दिया। ये स्टेप समझ आया? सिमिलरली उसको क्या लिख सकता हूँ? कहाँ लिखूं? इसको हटा दो, ये गंदे से फिगर को हटा रहा हूं, h को लिख रहा हूं h बाय c रेस टू द पावर 1/3 इक्वल टू cos थीटा। अब ये साइन थीटा है, ये cos थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 1। तो LHS में क्या बचेगा? इसका स्क्वायर, यानी k बाय c 2/3 हो जाएगा रेस टू द पावर, और सिमिलरली h बाय c 2/3 रेस टू द पावर, LHS में 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की समेशन की वजह से, ठीक है? फिर इन दोनों का डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, सो k 2/3 प्लस h 2/3 इक्वल टू सेम डिनोमिनेटर है और कांस्टेंट है, RHS में लेके गया c 2/3। ये हमें प्रूव करना था लोकस है, सो हमने एक वेरिएबल लिया थीटा, उससे हमने प्रूव कर दिया पूरा। और देयर इज द अदर वे अराउंड, जो परपेंडिकुलर का पॉइंट होता है, आप उससे एक बार घर पे ट्राई करके देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। मेरा सजेशन रहेगा थीटा से कीजिए, और सिमिलर क्वेश्चंस को थीटा से ही कीजिए। आपने फर्स्ट टाइम किया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग गया, पहले ये ट्रायंगल लिया, फिर वो ट्रायंगल लिया, फिर वापस नीचे आ गए, दैट्स फाइन। फर्स्ट टाइम ऐसे होता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा और ये गंदा सा लोकस, ये लोकस गंदा है इसलिए उन्होंने खुद से दे दिया था, इन्होंने ये वैसे नहीं किया कि क्या कहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस, या फिर आपको निकालने को बोला, ऐसा नहीं है।
दे नो कि लोकस अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले आपको आइडिया दे दिया कैसा लोकस दिख रहा है, सो दैट यू कैन डिसाइड योर अप्रोच कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमने एक सिंगल थीटा एंगल से किया, उसी से कीजिएगा आगे भी ऐसा है तो। परपेंडिकुलर से भी आप कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, बट आई वोंट सजेस्ट दैट क्योंकि बहुत लंबा होगा। फाइन, ओके। इसका जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बहुत ही इजी आसान टॉपिक है, हार्डली टेक 10 मिनट्स टू फिनिश इट। और इसके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये फॉर्मूला है लगाओ करके। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है उसमें कंफ्यूजन होगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, राइट? सुबह आ रहे हो ना सब? सुबह स्कूल की छुट्टी है तो यहाँ की भी छुट्टी मार लिया, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, और PYQ करेंगे तो अपना स्टडी मटेरियल ले लीजिएगा। ओके फाइन, सी यू ऑन फ्राइडे।